हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह और आप देख रहे हैं डीएलएस यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आज बात करेंगे एनसीईआरटी की बुक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेज के बारे में। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैट्रिसेज क्या होती है? मैट्रिसेज एक्चुअल में मैट्रिक्स का प्लूरल वर्जन है। मैट्रिक्स सिंगुलर वर्जन है और मैट्रिसेज प्लूरल वर्जन है। तो मैट्रिक्स क्या होती है? अभी मैट्रिक्स की बात करें हम, तो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड rectangular array. Matrix is an ordered rectangular array of the numbers or function. Matrix is an ordered rectangular array of the numbers or function. मैट्रिक्स क्या है? नंबर और फंक्शन का एक रेक्टेंगुलर ऑर्डर में अरेंजमेंट है। द नंबर और फंक्शन the number or function are called the element or entries of the matrix. ठीक है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें जो नंबर और फंक्शन रहेंगे उसको हम या तो एलिमेंट बोलेंगे या एंट्रीज बोलेंगे। चलिए अभी हम बात करते हैं मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, है ना। तो ये जनरली अगर मैं बोलूं कि राधा के पास 4 एप्पल और 2 बनानाज है, सेम रानी के पास भी 2 एप्पल्स 3 बनानाज है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? सपोज करो ये मैट्रिक्स का साइन है। मैट्रिक्स को हम इस तरीके से एक ब्रैकेट जैसा बनाते हैं, इसको हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं, है ना। तो मैं बोला कि राधा के पास 4 एप्पल है, 3 बनानाज है। सेम रानी के पास 3 एप्पल है, 2 बनानाज है ना। तो ये जो अपनी पहली रो है वो डिनोट कर रही है राधा के पास एप्पल कितने हैं और बनानाज कितने हैं। सेम दूसरी रो में रानी के पास कितने एप्पल हैं और कितने बनानाज हैं। इसको अगर मैं ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, है ना, तो ये अपनी मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगी। अब इससे हमको क्या पता चलता है? ये अपना एक अरेंजमेंट किया है हमने, एप्पल और बनानाज और रानी, वो राधा और रानी के बीच में हम कैसे उसको डिनोट कर सकते हैं।
अभी देखिए, ये रो है, ठीक है, और ये कॉलम है, ठीक है। तो मैट्रिक्स में रो और कॉलम दो चीजें होती हैं, ठीक है। और ये मैट्रिक्स को लिखने का एक तरीका है। अभी इसमें रो और कॉलम की बात करूं तो ये फर्स्ट रो हो गई, इसको मैं फर्स्ट रो बोलूंगा, और ये सेकंड रो हो गई। ये जनरल सी चीज है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ये फर्स्ट कॉलम हो गया और ये सेकंड कॉलम हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये मैंने एक दो के लिए ही लिखा है ना, जिसका ऑर्डर दो है। अब दो ऑर्डर कैसे है वो भी मैं बताता हूँ, है ना। ये अगर इसमें दो कॉलम और दो रो है तो ये इसका ऑर्डर मैं 2x2 बोलूँगा, है ना। और इसका जो ऑर्डर है वो लिखने का तरीका होता है, जो राइट कॉर्नर है वहाँ पे हम 2 क्रॉस 2 लिखते हैं, लेकिन इसको हम हमेशा 2x2 पढ़ेंगे, 2 क्रॉस 2 नहीं पढ़ेंगे। तो ये इसका एक ऑर्डर है। अभी इसमें आपको मैंने तीन चीज़ें बताई, एक तो रो बताए, एक कॉलम। कॉलम में फर्स्ट रो फर्स्ट रो और सेकंड रो, इसमें फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, है ना। तो जनरली एक मैट्रिक्स में इतनी ही चीज़ें होती हैं। हाँ, ये एक छोटा मैट्रिक्स है, इससे बड़ा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो उसका एक जनरल जो तरीका रहता है लिखने का वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। उसको बोलेंगे हम ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिसेज। जैसा कि मैं आपको एक अभी मैट्रिक्स बताया था, ठीक है। अभी मैं यदि ए कोई एक मैट्रिक्स है, ए को मैं मैट्रिक्स एक से मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा हूँ, तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर मैं मान लूँ कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है, तो उसको जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसमें ऑर्डर के बारे में बताया था। तो जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, जो नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम रहेगा वो उसका ऑर्डर रहेगा, ठीक है। अभी अगर मैंने मान लिया कि m/n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स में लिखने वाला हूँ यहाँ पे, तो उसमें जो m है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेगा और n है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमको हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ भी हम ऑर्डर की बात करेंगे वहाँ पे पहला जो वर्ड लिखेंगे या पहले जो ऑर्डर में लिखेंगे वो हमेशा नंबर ऑफ रो लिखेंगे, है ना। वो हमेशा ध्यान रखना है। कभी भी नंबर ऑफ ऑर्डर को ऐसा मत कर देना कि नंबर ऑफ कॉलम पहले लिख दो, नंबर ऑफ रो बाद में लिख दो। हमेशा नंबर ऑफ रो ही पहले आएगा। तो ऑर्डर में ये हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा, अगर मैं बात कर लूँ कि कोई एक मैट्रिक्स है, उसमें नंबर ऑफ रो m है, तो m है, इसका मतलब कि उसमें बहुत सारी रो है, और अगर बहुत सारी रो हैं तो जितनी भी रो होंगी वो 1 से तो स्टार्ट होगी, जितनी भी रो है वो 1 से स्टार्ट होगी। कैसे? फर्स्ट रो होगी, फिर सेकंड रो होगी, फिर थर्ड रो होगी, फिर आगे भी जाएगा। अगर मैं मान लूं कि मिडिल में एक आइथ रो भी है, एक
ith रो भी है, उसके बाद फिर आगे और बहुत सारी रो हैं, उसके बाद जो अपनी लास्ट में है वो mth रो है। सेम इसी के अकॉर्डिंग कॉलम की बात करें तो उसमें भी 1 2 3, अगर मैं मिडिल में एक jth कॉलम मान लेता हूं तो उसमें जो लास्ट रहेगा वो nth कॉलम रहेगा। तो जो अब हम जो जनरल रिप्रेजेंटेशन देंगे एक मैट्रिक्स का, जिसमें नंबर ऑफ रो mth है या m है और नंबर ऑफ कॉलम n है, उसमें हमने एक मिडिल एलिमेंट और ले लिया है, रो के लिए i और j के लिए, वो सॉरी कॉलम के लिए j, तो वो अपना मिडिल में रहेगा, जिससे हमको पता चलेगा कि हाँ इसके मिडिल में भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम है। तो जैसे कि अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूं और फर्स्ट कॉलम की बात करूं, है ना, तो फर्स्ट रो अगर मैं कोई एक एलिमेंट ले लेता हूं a, है ना, जैसे कि वहाँ पे एप्पल और बनानाज का मैंने लिखा था 4 3 या 3 2 जो भी लिखा था, वो क्या थे, वो ये एलिमेंट थे, क्योंकि हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन में भी वही पढ़ा था, है ना। मैट्रिसेज की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी नंबर और फंक्शन रहेंगे उसको हम या एलिमेंट बोलेंगे या उसकी एंट्रीज बोलेंगे। तो या तो मैं इसको एंट्रीज बोल दूं या फिर एलिमेंट बोल दूं। तो जनरली एलिमेंट वर्ड का ज़्यादा यूज करते हैं, एंट्रीज भी बोलोगे तो भी चलेगा। तो इसमें अगर ए जो अपनी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, उसका हमने ए एलिमेंट ले लिया, तो यहाँ पे मैं जो एलिमेंट की पोजीशन है, जो एलिमेंट की पोजीशन है उसको इस तरीके से डिनोट करूंगा A11, है ना, A11। अभी 1 और 1 क्या दिखा रहा है, 1 मतलब जो पहला 1 है वो बता रहा है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, और दूसरा 1 है वो क्या दिखा रहा है, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है ना। इसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म भी दूंगा, वो उससे भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट कॉलम की, तो मैंने एक फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में ए एलिमेंट मान लिया, फिर वही दूसरा एलिमेंट अगर मैं दूसरी रो में बात करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो 2 हो गया क्योंकि सेकंड रो है, और कॉलम तो हमारा फर्स्ट ही चल रहा है ना। अब ऐसे ही मैं एक और ले लेता हूँ, तो थर्ड रो की बात करूँ तो ये मैंने एक थर्ड रो ले लिया, है ना। थर्ड रो के बाद अपना कॉलम तो 1 ही रहेगा क्योंकि हम फर्स्ट कॉलम की ही बात कर रहे हैं। अब आगे और भी बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, है ना, बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, वो मैं इस तरीके से डिनोट करता हूँ। उसके बाद मैंने एक मिडिल की बात किया था, है ना, मैंने आपको बोला था ना कि मिडिल में अगर मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ जिसको हम क्या मानेंगे, ith रो, उसको क्या मानेंगे, ith रो, तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं उसको कैसे लिखूंगा, ai, और कॉलम तो अपना 1 है ही, है ना। फिर इसको और आगे चलते हैं, आई के बाद और भी एलिमेंट आएंगे। अगर मैंने आई को मिडिल में माना है, मिडिल में कहूँ या फिर कहूँ कि कुछ एलिमेंट के बाद मैंने उस आई को माना है, उसको आप कहीं पे भी रख सकते हो, लेकिन वो हमेशा 1 और mth जो रो है उसके मिडिल में या उसके आजू बाजू कहीं पे भी हो सकता है ना। तो फिर
इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आई के बाद भी अपनी रो जाएंगे, और जो अपनी अगली जो रो आएगी जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो क्या है, एम। क्योंकि मैंने क्या माना है कि अगर मैं एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर एम है, वो अगर मैं कोई मैट्रिक्स जनरल टर्म्स में लिखता हूं तो हम इस तरीके से लिखेंगे। जो अपना फर्स्ट कॉलम है उसको लिखने का ये तरीका रहेगा, फर्स्ट कॉलम और एमथ रो की मैट्रिक्स होगी ये, बराबर। फर्स्ट कॉलम और एमथ रो की लिखने का तरीका हो गया। अभी सेकंड कॉलम की बात करें तो सेम ऐसे ही सेकंड कॉलम आ जाएगा, A1 2 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे A2 2 आ जाएगा, यहाँ पे A3 2 आ जाएगा। फिर आगे चलेंगे, आगे ये ith रो है तो AI2 आ जाएगा, और आगे चलेंगे तो ये AM2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? जो हमारी डेफिनेशन है उसके हिसाब से हम एक जनरल नोटेशन बता रहे हैं मैट्रिसेज का, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिसेज। एक M/N की मैट्रिक्स को हम किस तरीके से लिखेंगे जनरल फॉर्म में, वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो सेम अगर और मैं आगे बढ़ूँ, A1 3 आ जाएगा, क्योंकि मैं थर्ड कॉलम की बात कर रहा हूँ, रो तो मेरा फर्स्ट है ही। अब सेकंड रो और थर्ड कॉलम तो 2 3 हो जाएगा। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम तो A3 3 हो जाएगा। आगे बीच में जो भी अपने एलिमेंट आए उसके आगे ith रो की बात करूंगा मैं तो AI3 आ जाएगा। फिर ऐसे ही आगे जब मैं mth रो की बात करूंगा तो ये M3 आ जाएगा, ठीक है। अभी इसमें कुछ ऐसा समझाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, एक सीक्वेंस है कि किस सीक्वेंस में हमको मैट्रिक्स को जनरल टर्म्स में लिखना है। बस ये सीक्वेंस आप एक बार याद रख लोगे तो क्या है कि आपको मैट्रिक्स को बनाने में, मैट्रिक्स को लिखने में, मैट्रिक्स को समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अभी मैंने बात किया यहाँ पे ith रो है ना, ith रो और mth रो के लिए। अभी सेम चीज कॉलम में है, jth कॉलम और nth कॉलम। तो जो jth कॉलम है, अभी मैं बीच में कुछ एलिमेंट मान लेता हूँ कि बीच में कुछ एलिमेंट हैं, ठीक है। बीच में अगर कुछ एलिमेंट हैं तो अगर मैं jth कॉलम की बात करता हूँ तो अगला मेरा jth कॉलम आ जाएगा तो A1J, क्योंकि हम फर्स्ट रो या पहली रो की बात कर रहे हैं तो 1 रहेगा, और कॉलम आ गया अपना jth जो कि अपना मिडिल में था, ठीक है। अब यहाँ पे A2J आ जाएगा, यहाँ पे A3J आ जाएगा, है ना। फिर बीच में बहुत सारे रो आएंगी, बहुत सारी रो आने के बाद यहाँ पे ith रो की बात करूं तो यहाँ पे ith रो आ गई, और कॉलम कौन सा है, jth कॉलम है, तो मतलब यहाँ पे AIJ आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों का मिडिल आ गया। यहाँ पे क्या है, दोनों का मिडिल आ गया, मतलब रोथ का भी मिडिल आ गया और कॉलम का भी मिडिल आ गया, ठीक है। फिर आगे mth रो की बात करूंगा मैं तो MJ आ जाएगा, क्योंकि mth रो और jth कॉलम है, ठीक है। अब मैं और आगे बढ़ता हूं, क्योंकि मुझे कहां तक जाना है,
nth कॉलम तक जाना है, अभी jth कॉलम तक आया हूं तो बीच में और अपने एलिमेंट आएंगे, है ना। तो और एलिमेंट आएंगे, वो ये आ गए। उसके बाद nth कॉलम की बात करूंगा तो ये फर्स्ट रो है तो a1 आ गया, nth कॉलम है तो 1n हो गया। सेम सेकंड रो की बात करूंगा तो 2n हो जाएगा। थर्ड रो की बात करूंगा तो a 3n हो जाएगा। ठीक है, अब ये सिलसिला आगे चलता रहेगा क्योंकि मुझे कहाँ तक, ith रो तक जाना है। ith रो तक जाऊंगा तो ये in हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये और आगे बढ़ जाएगा क्योंकि बीच में और कॉलम भी आएंगे। अभी अगर मैं बात करूं जो अपना लास्ट एलिमेंट रहेगा, है ना, तो जो लास्ट एलिमेंट रहेगा वो रहेगा mth रो और nth कॉलम। ये है अपना जनरल टर्म्स में एक मैट्रिक्स लिखने का तरीका जिसका ऑर्डर m बाई n है। हमेशा जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स रहेगा वो राइट कॉर्नर पे हम इस तरीके से लिखेंगे m क्रॉस n, लेकिन इसको m क्रॉस n बोलेंगे नहीं, इसको हमेशा पढ़ने की जब बात आएगी तो m बाई n ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखो इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं, इसका एक जनरल टर्म्स में लिखना है ना, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू a i j m इन बाई n। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जो a i j है वो हमको क्या बता रहा है कि हम यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात कर लें, फर्स्ट रो सेकंड की बात कर लें, तो हम नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे तो सेम यही मैट्रिक्स हमको मिल जाएगी, है ना। तो उसको शॉर्ट में लिखने का ये तरीका है। ठीक है, हमेशा ऑर्डर है वो यहाँ पे लिखते हैं, तो ये लिखने का तरीका है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, जो m की वैल्यू है, जो m की वैल्यू है, जो m की वैल्यू है वो हमेशा i से ग्रेटर देन होगी या इज इक्वल टू होगी। सेम i की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर देन होगी या 1 होगी। ये आपको मैंने इसलिए बता दिया है, इसमें जो मैंने ये आपको बताया था उसमें भी मैं आपको इस तरीके से बता दिया था। इससे भी आपको पता चल रहा है कि nth है, nth अपना लास्ट कॉलम है, लास्ट से पहले jth आएगा, j से पहले बहुत सारे आएंगे, वो तो कितने भी हो सकते हैं, तो मतलब फर्स्ट रहेगा वो एटलीस्ट 1 तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, m की वैल्यू i से भी ज़्यादा रहेगी, 1 से भी ज़्यादा रहेगी। सेम n के लिए भी वही कंडीशन बनेगी, क्योंकि जो आपका रो के लिए कंडीशन है वही कॉलम के लिए होगा। ठीक है, तो ये जनरल नोटेशन है, या एक ऐसा बोल सकते हैं कि एक ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, है ना। तो इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अभी हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, है ना। अभी जो मैंने आपको जनरल बताया, जनरल मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, तो जब मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आपको झट से समझ में आ जाएगा। नाय टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट है अपना
कॉलम मैट्रिक्स। फर्स्ट क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सपोज करो मेरा एक कोई मैट्रिक्स है A = 3 2 1। इस टाइप में अगर कोई मैट्रिक्स रहेगा, है ना, तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। आ गया समझ में? यहाँ n की वैल्यू 1 रहेगी, ऐसी मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि ये 3/1, ये 3/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना। तो नंबर ऑफ रो तो कितने भी हो सकते हैं। m की वैल्यू तो यहाँ पे जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में 3 दिखाया है, इसको मैं कितना भी दिखा सकता हूँ, m तक ले सकता हूँ। लेकिन जो उसमें कॉलम है, कॉलम हमेशा पर रहेगा। मतलब इस कॉलम में हम कितना भी आगे लिखते जाएं वो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। नंबर ऑफ रो कितनी भी हो सकती हैं उसमें, लेकिन कॉलम 1 होगा। ठीक है, आ गया समझ में? अब मैं सेकंड की बात कर लेता हूँ। तो सेकंड है अपना रो मैट्रिक्स। सेकंड है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स सेम जैसा कॉलम मैट्रिक्स है। जहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स था तो वहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 1 होना चाहिए, है ना। और रो में क्या है? नंबर ऑफ रो 1 होना चाहिए। तो ये कोई मैट्रिक्स है 3 2 1, तो ये 1/3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये रो मैट्रिक्स हो गया, सिंपल। उसके बाद तीसरा है अपना स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स से आपको कुछ याद आ रहा होगा। ये A = एक मैट्रिक्स ये है, इसका ऑर्डर कितना है? 1/1। एक दूसरी मैट्रिक्स ये है, इसका ऑर्डर कितना है? 2/2। चलो मैं आपको एक मैट्रिक्स और बता देता हूं। इसका ऑर्डर कितना है? 3/3। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो बराबर होंगे, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि m = n है, m = n है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 1 2 2 3 3, तो ऐसी मैट्रिक्स रहेगी, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अगला है अपना डायगोनल मैट्रिक्स, 4th नंबर है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या रहेगा? यदि कोई एक मैट्रिक्स है A अगर कोई अपनी मैट्रिक्स है 4
0 0 0 3 0 0 0 6। ठीक है ना। अगर ऐसी मैट्रिक्स है ना, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ये क्या है, ये अपना डायगोनल है। तो डायगोनल में जो एलिमेंट हैं उनका कुछ न कुछ वैल्यू है ना, जैसे 4 है, 3 है, 6 है। लेकिन जो एनी अदर एलिमेंट है डायगोनल के अलावा उनकी वैल्यू 0 है। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में जो एलिमेंट है उनका कुछ वैल्यू हो, अदरवाइज सारे एलिमेंट 0 हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। केवल डायगोनल में ही एलिमेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट है अपना 5th नंबर। 5th नंबर क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से ही बता रहा हूँ, है ना। क्या है, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसकी डेफिनेशन से या थ्योरी से बताऊंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज करोगे। एग्जाम्पल से बता दूंगा, आप कंपेयर करके आराम से समझ सकते हो कि हाँ इन दोनों में क्या अंतर है, इनमें क्या अंतर है ना। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू सेम रहे, डायगोनल एलिमेंट की वैल्यूज सेम रहे, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, है ना। इसमें आपको दिख रहा है 4 4 4। यहाँ पे क्या था, जो डायगोनल मैट्रिक्स था 4 3 6, मतलब ये वैल्यूज सेम नहीं था। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि ये वैल्यू सेम हो जाता है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। जो डायगोनल है, डायगोनल में वैल्यू सेम होनी चाहिए, बराबर। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो दोनों में डिफरेंट, आप क्या डिफरेंस है वो समझ में आ ही गया होगा। अभी चलो अगली और देख लेते हैं। जो अगली मैट्रिक्स है टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 हो। आई बात समझ में, जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो जैसे कि फिर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। डायगोनल एलिमेंट देख लो, डायगोनल एलिमेंट 1 है, ठीक है। अभी आप देख लो, स्केलर मैट्रिक्स देख लो और आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स देख लो। आप सोच रहे होगे कि ये तो स्केलर मैट्रिक्स भी है। हाँ स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स से पहले वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और हमेशा ध्यान रखना, ये जो पॉसिबिलिटीज है ना, जो तीनों मैट्रिक्स का बताया हूँ, ये सब कितने कितने
ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं 3×3। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी, है ना, जो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी उसमें ये डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये तीनों आएंगे, है ना। तो ये एक कॉमन सेंस की चीज़ है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर लेना, बाकी का बहुत ज़्यादा अलग कुछ है नहीं। एक लास्ट टाइप और है, बहुत ही सिंपल है। जीरो मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हों, ऐसी मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे, है ना। ऐसी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। ये तो हो गए आपके टाइप ऑफ मैट्रिसेज। टाइप ऑफ मैट्रिसेज हो गए। अभी मैं आपको एक चीज और बता देता हूं बिफोर एक्सरसाइज। यूटिलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यूटिलिटी ऑफ मैट्रिसेज। अब ये क्या होता है, देखो कोई अगर दो मैट्रिक्स दी है, अगर दो मैट्रिक्स दिए हैं, मैट्रिक्स का लिखने का क्या तरीका है, A = AIJ, ये M/N की कोई मैट्रिक्स है, ऐसे ही सेम B = BIJ, ये भी एक सेम ऑर्डर मतलब M/N की मैट्रिक्स है। अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पे A मैट्रिक्स = B मैट्रिक्स, अगर मैं कहूँ आपको A मैट्रिक्स = B मैट्रिक्स, है ना, तो इसमें जो AIJ M×N, ये भी हो जाएगा BIJ M/N, है ना। तो इस कंडीशन में AIJ = BIJ हो जाएगा। तो जो इसमें अंदर एलिमेंट रखा है A मैट्रिक्स में और इधर B मैट्रिक्स में, ये क्या है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे IJ की वैल्यू 1 1 2 2 3 3 मान लो, है ना, अगर मैं यहाँ पे I की वैल्यू 1 रखूँ और J की भी वैल्यू 1 रखूँ, तो क्या होगा, A11 = B11। फिर अगर I की वैल्यू 2 रखता हूँ, J की वैल्यू भी 2 रखता हूँ, है ना, या I की वैल्यू 2 कर देता हूँ, J की वैल्यू 1 करता हूँ, तो क्या होगा, A21 = B21। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो मैट्रिक्स में एलिमेंट हैं जिनका पोजीशन सेम रहेगा दोनों मैट्रिक्स में, वो एलिमेंट भी आपस में बराबर होंगे, वो एलिमेंट भी आपस में बराबर होंगे। तो ये है अपना यूटिलिटी ऑफ मैट्रिसेज। यूटिलिटी मतलब अगर एक मैट्रिक्स दूसरे के बराबर होती है तो जो पोजीशन वाले एलिमेंट हैं वो दूसरी मैट्रिक्स में सेम पोजीशन वाले के इक्वल टू होंगे, ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, बराबर। अभी हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, है ना। अपनी NCERT की बुक है, NCERT की बुक है, उसमें एक्सरसाइज
3.1। ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, एक मैट्रिक्स दिया है A = एक मैट्रिक्स दिया है 2 5 35 -2। इसको क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें एक मैट्रिक्स दिया है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 और 12 √3 1 -5 और 70। ठीक है, अब हमको इसमें क्या बताना है? पहला क्वेश्चन है कि इसका ऑर्डर बताना है। पहला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा? इसमें रो कितने हैं? इसमें रो कितने हैं? तो रो कितने हैं? 1 2 एंड 3, 3 रो हैं। तो 3 बाई कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। तो अपनी 3/4 की मैट्रिक्स हो गई है। सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं आपको एक एग्जाम्पल में भी बताया था, दूसरा जो जनरल अपना नोटेशन था उसमें भी बताया था। तो ये तो अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। जो सेकंड है वो उसने पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट। द नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? ऐसे तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट गिन भी सकते हो, लेकिन गिनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अपना ऑर्डर है, ऑर्डर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। वो ये हमें थोड़ा याद रखना, जो ऑर्डर है, ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। जैसे कि 3/4, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, एक थर्ड क्वेश्चन और है। थर्ड क्वेश्चन में वो A13 पूछ रहा है, A21 पूछ रहा है, A33 पूछ रहा है, A24 पूछ रहा है और A23 पूछ रहा है। अब देखो A13 A21 A33 A24 A23, मैंने जैसा कि जनरल मैट्रिक्स में बताया था आपको, यहाँ पे क्या था? A11 था, फिर A12 A13 A14, इसी तरीके से लिख रहे थे ना हम। और इस तरफ आएंगे तो A11 A21 A31। तो इसके हिसाब से आप इनकी, जैसे कि A13 है, A11 मतलब फर्स्ट रो में कॉलम, 13 का मतलब थर्ड कॉलम, 1 का मतलब फर्स्ट रो,
तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना हो गया, 19 हो गया। ठीक है, केवल आपको इनकी पोजीशन तो आपको जनरल मैट्रिक्स पता ही है, बस पोजीशन वाले एलिमेंट आपको लिख देने हैं। जैसे कि ये 2 1 कितना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 35 3 3, थर्ड रो और थर्ड कॉलम यही हो गया ना, थर्ड रो ये हो गई, थर्ड कॉलम ये हो गया, तो -5 हो गया। ये 2 4 मतलब सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो 12 हो गया। 8 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 5/2 हो गया। फर्स्ट जो अपना पहला क्वेश्चन था वो केवल और केवल जो अपनी जनरल मैट्रिक्स है उस पे बेस्ड था, है ना। अभी सेकंड क्वेश्चन में है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर एक 24 एलिमेंट की मैट्रिक्स है तो उसके पॉसिबल कितने मैट्रिसेज हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि 24 एलिमेंट का मुझे एक मैट्रिक्स बनाना है ना, तो उसमें कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, ऐसा ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए 24 एलिमेंट है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। नंबर ऑफ या मैं कहूँ तो m इंटू n क्या है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यही है ना। m/n अगर किसी का कोई ऑर्डर है तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम है, यही अपना नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाता है। यही अपना नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाता है। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें हमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 24 एलिमेंट हैं, तो 24 एलिमेंट हैं तो m इंटू n इजिकल टू मैं 24 इंटू 1 लिख सकता हूं, है ना, क्योंकि 24 एलिमेंट हैं। 24 का एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें कि कितनी मैट्रिक्स बन सकते हैं, 24 एलिमेंट में कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, ऐसा अपना क्वेश्चन है ना। तो 24 इंटू 1 यानी कि 24 मेरे रो हो गए और एक कॉलम हो गया, या सीधी बात करें तो एक कॉलम मैट्रिक्स होगी, इसमें ये एक कॉलम मैट्रिक्स हो गई, कॉलमी मैट्रिक्स होगी ना। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 12 इंटू 2, 12 रो 2 कॉलम, 12 रो 2 कॉलम भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। उसके बाद 8 रो 3 कॉलम, 8 रो 3 कॉलम। देखो m की वैल्यू है, आपको m और n की वैल्यू आपको बस पुट करते जाना है, आपको नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो सकते हैं वो आपको मिल जाएगा, है ना। या इसको मैं 6 इंटू 4 भी लिख सकता हूँ, है ना। 6 इंटू 4 के बाद 3 इंटू 8 लिख सकता हूँ, सॉरी
4 इंटू 6 लिख सकता हूँ, 6 इंटू 4 या 4 इंटू 6 या 3 इंटू 8 या 2 इंटू 12 या 1 इंटू 24। तो जो पॉसिबल ऑर्डर हैं इतने पॉसिबल ऑर्डर हैं अपने, है ना। कितने पॉसिबल ऑर्डर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 24 एलिमेंट हैं अगर, तो उसकी मैट्रिक्स लिखने का तरीका या उसके पॉसिबल ऑर्डर 8 होंगे, ठीक है ना। अभी इसमें ऐसा बोल रहा है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, व्हाट इफ इट इज 13 एलिमेंट, अगर 24 की जगह 13 एलिमेंट होंगे तो उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं या उस मैट्रिक्स को हम कितने टाइप से लिख सकते हैं। सपोज करो उसमें 13 एलिमेंट हैं, उसमें 13 एलिमेंट हैं, m इंटू एन इज इक्वल टू 13 है। तो यहाँ पे m और n की अगर आप वैल्यू निकालने जाओगे तो कितनी निकल सकती है? या तो m की वैल्यू 1 या 13 या n की वैल्यू 13 या 1, ठीक है। तो इस तरीके की केवल 2 ही मैट्रिक्स बन सकती हैं, या कहें कि इसके केवल 2 ही ऑर्डर हो सकते हैं, इसके केवल 2 ही ऑर्डर हो सकते हैं। जैसे कि सीधी सीधी बात है, या तो एक रो मैट्रिक्स बनेगी या एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी, चाहे तो रो मैट्रिक्स बना लो चाहे कॉलम मैट्रिक्स बना लो, क्योंकि 13 को अगर आप डिवाइड करने जाओगे तो 13 डिवाइड होगा ही नहीं, या तो 1 से होगा या 13 से होगा। तो 13 वैसे भी आपको पता ही होगा कि एक प्राइम नंबर है ना। तो जब वो डिवाइड नहीं होगा तो उसके पॉसिबल ऑर्डर 2 ही होंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, ठीक है, आराम से उसको आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। एक हमको A इज इक्वल टू AIJ दिया है, ठीक है, A इज इक्वल टू AIJ दिया है, जिसके एलिमेंट हैं, हमको 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, A इज इक्वल टू इतना दिया है, और इसमें AIJ की वैल्यू दी है उसने, फर्स्ट है ये, है ना, I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देख लो इसको, एक मैट्रिक्स हमको बनाना है 2x2 का। अगर मैं बात करूं 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है तो जो I की वैल्यू है वो कितनी होगी? 1 और 2। 2x2 का बनाना है तो नंबर ऑफ रो कितने होंगे? 2। नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे? 2। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अब मुझे मिल गए, तो मैं मैट्रिक्स बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा? I और J की जगह उसके एलिमेंट लिख दो। ये 2x2 की मैट्रिक्स बन गई। ये 2x2 की मैट्रिक्स एक जनरल फॉर्म में, जो जनरल फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताया था, जनरल फॉर्म अगर आप समझ गए हो तो आपको कहीं पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा नहीं, है ना। अभी हमको जो ये दिया है AIJ की वैल्यू, हमको वैल्यू इसमें पुट करके रख देनी है। जैसे कि A11 निकालना है, यहाँ पे A11 लिखूंगा मैं, A11, चलो A11 निकालो फटाफट।
तो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 + 2 तो ये 4/2 = 2 हो गया। ऐसे ही A12 निकाल लो फटाफट। 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 9/2 हो गया। अब ऐसे ही 2 1 निकाल लो। 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो ये भी 9/2 हो गया। अब A22 निकाल लो, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 16/2, तो ये 8 आ गया। अगर यही वैल्यू मैं इसमें रख दो, है ना, 1 1 और 1 2 का, 2 9/2 9/2 और 8, ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई अपनी, है ना। ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई, सिंपल है। और जो मैंने बताया था उसमें बस वैल्यू पुट करके A11 A12 A21 A22 रह गया था, ये A22 4/4 की मैट्रिक्स हो गई, सॉरी 4/4 नहीं 2/2 की मैट्रिक्स हो गई, और 2/2 की मैट्रिक्स बनाने का बोला था। अगर वो सपोज करो बोल देता, अगर वो बोल देता कि 4/4 की बनाओ या 4/3 की बनाओ, या वो कितने की भी बोल देता, हमको बस वैल्यू पुट करके इसमें और वो एलिमेंट निकालते जाते और वो निकाल के सेम पोजीशन पे रख देते, तो हमको मैट्रिक्स मिल जाती, है ना। मैट्रिक्स मिल जाती कि नहीं। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट भी दिया है, ये तो फर्स्ट पार्ट था, एक सेकंड पार्ट और दिया है। चलो सेकंड पार्ट में जो उसने Aij की वैल्यू दी है, देखो क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, I/J दिया है, I/J दिया है। अभी यहाँ पे फिर कंस्ट्रक्ट कर लो, A = A11 A12 2/2 की है, तो A21 और A22, ये 2/2 की मैट्रिक्स बन गई। अभी यहाँ से हमको ये 1 1 निकालना है। देखो 1 I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 1, तो 1/1 तो =1 हो गया। उसके बाद A12 की वैल्यू निकाल दो, तो 1/2। A21 की वैल्यू निकालो, A21 तो 2/1 तो 2 आएगा, और A22 की वैल्यू निकालोगे तो 2/2 या 1, तो देखो ये भी आंसर आ गया आपका 1 1/2 2 और 1, ये 2/2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगी, है ना, सिंपल। इसी तरीके से आप 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। अभी बात करेंगे हम 6th क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। उसने इक्वेशन दिया है, ठीक है, और उसमें x, y एंड z की वैल्यू निकालने का उसने बोला है, तो वो इक्वेशन मैं लिख देता हूँ उसके, ठीक है। इसमें भी 6 नंबर क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, 4 3 x 5। एक मैट्रिक्स उसने दिया है = दूसरे मैट्रिक्स के y z 1 5, ये क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, x y z का वैल्यू निकालना है। मैंने आपको यूटिलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था अभी। यूटिलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या बताया था, A11 = B11 बताया था कि नहीं बताया था। A11 = B11, अगर दो मैट्रिक्स दी हैं, मैट्रिक्स A = मैट्रिक्स B, और उसमें एलिमेंट जो दिए हैं वो सेम पोजीशन पे दोनों एलिमेंट
एक दूसरे के बराबर होंगे यदि दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो ये दो मैट्रिक्स को ऑलरेडी बता रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो जो सेम पोजीशन पे, जैसे कि A11 पे यहाँ पे 4 है, B11 पे यहाँ पे क्या है बाई, तो 4 = बाई हो जाएगा। यहाँ पे x = 1 हो जाएगा। अब हमको क्या सेम पोजीशन देखना है दोनों मैट्रिक्स का, और z = 3 हो जाएगा। यही अपना आंसर है। x, y, z तीनों का वैल्यू निकालना था, तीनों का वैल्यू आपने निकाल दिया और क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अभी मैं सेकंड और बता देता हूँ, है ना, क्योंकि अभी तो क्या था, ये तो केवल एक उसने कंपेयर करके लिख दिया था, केवल इसमें हमको कंपेयर ही करना था कि इसकी पोजीशन पे जो दूसरी मैट्रिक्स है उससे कंपेयर कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या थोड़ा सा इक्वेशन बनेगी, वो सॉल्व करनी पड़ेगी, है ना। तो जो दूसरी मैट्रिक्स है वो है x + y 2 by 5 + z xy, ये = है 6258 6258। देखो यहाँ पे हमको 2x2 की मैट्रिक्स है दोनों, ये तो जस्ट बता दिया है। यहाँ से सेम एक दूसरे के कंपेयर कर लेंगे तो हमको इक्वेशन मिल जाएंगी थी। x + y = कितना है 6। ये अगर मैं बोल दूँ ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। 5 + z कितना है, 5 + z = 5, है ना। 5 + z कितना है 5, इसको आप सेकंड मान लो। फिर तीसरा xy = कितना है 8, xy = कितना है 8, इसको आप थर्ड इक्वेशन मान लो, है ना। तो देखो सेकंड इक्वेशन से आपको z की वैल्यू तो आराम से मिल जाएगी। सेकंड इक्वेशन से आपको z की वैल्यू क्या मिल गई, z की वैल्यू, क्योंकि 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, z की वैल्यू 0 मिल गई आपको। x + y और xy, यहाँ से आप दोनों को सॉल्व करके आराम से xy की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। निकाल सकते हो कि नहीं, ये तो आपने खूब निकाला होगा, एक इक्वेशन वाले चैप्टर में बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे, तो आप इसको आराम से निकाल लेना, है ना। सेम थर्ड क्वेश्चन है ना। थर्ड क्वेश्चन भी आप ऐसे ही कर सकते हो, सेवंथ क्वेश्चन भी आप ऐसे ही कर सकते हो। सेवंथ क्वेश्चन में ए बी सी एंड डी का वैल्यू पूछा है, वो भी आप आराम से इक्वेशन से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, है ना। अगर ये क्वेश्चन किसी को जो अभी मैंने अधूरा छोड़ा है अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, है ना। तो जब मैं अगला लेक्चर लेके आऊँगा तो आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, a = aij m/n is a square matrix,
इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है m<n होगा, दूसरा ऑप्शन है m>n होगा, थर्ड है m=n होगा, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। नन ऑफ दीज क्या होगा बताओ, क्या लगता है आपको? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मैंने कंडीशन आपको बताया था, आपको याद होगा, या फिर थोड़ा बैक जाके देख लो, है ना। तो डिजिटल मीडिया में आप बैक जाके भी देख सकते हो। स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था कि यदि m=n होता है तो क्या होगा, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो आपका सी आंसर सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको मतलब गलत दिशा में लेके जाएगा, है ना। which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal। उसने 2 मैट्रिक्स दिए हैं, है ना। थ्री एक्स प्लस 7, 5 y प्लस 1, 2 - 3x। ये मैट्रिक्स दिया है। दूसरा मैट्रिक्स दिया है उसने 0 y - 2, 8 और 4। ये 2 मैट्रिक्स दिया है। वो क्या पूछ रहा है कि which of the given values of x and y make the following pair of matrix equal। मतलब ये 2 मैट्रिक्स में x y की क्या वैल्यू रखें कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएं। ये क्वेश्चन है। उसमें उसने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, है ना। अभी आप एक चीज बताओ, दोनों मैट्रिक्स हैं, 2x2 की मैट्रिक्स है ना। दोनों मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिक्स है। अगर मैं इन दोनों को युगल करूं, है ना, अगर मैं दोनों को युगल कर देता हूं, चलो मैंने युगल कर भी दिया। क्वेश्चन में यही तो बोल रहा है कि कौन सी वैल्यू के लिए एक्स वाई की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों इक्वेशन युगल होंगे, ठीक है। तो चलो मैंने युगल कर ही दिया। अभी अगर इससे मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालूं, फिर जो एक्स और वाई की वैल्यू निकलेंगी उससे मैं बता सकता हूं ना कि हाँ इन वैल्यू के लिए ये युगल होगा। बता सकता हूं कि नहीं? हाँ बिल्कुल बता सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखो यहाँ पे 3x + 7 = 0। एक इक्वेशन ये बनेगी और एक इक्वेशन बनेगी ये 2 - 3x = 4। 2 - 3x = 4। अब इन दोनों से x की 2 वैल्यू मिलेंगी। इन दोनों से x की कितनी वैल्यू मिलेंगी? 2। सेम कंडीशन इसमें होगी। देखो इससे भी 2 इक्वेशन बनेंगी।
इससे भी दो इक्वेशन बनेंगी, इससे भी दो इक्वेशन बनेगी, तो उसकी भी दो वैल्यू मिलेगी। जब दोनों की दो दो वैल्यू मिलेंगी तो जो ऑप्शन में दिया है उसमें एक एक ही वैल्यू दिया है ना। और अगर इनकी दो दो वैल्यू हमको मिलती हैं तो ये दोनों मैट्रिक्स किसी भी वैल्यू के लिए इक्वल हो ही नहीं सकती। हाँ, अगर एक एक वैल्यू मिलती है ना तो मैं चलो बोल सकता था कि ठीक है भाई ये इक्वल हो जाएगी। तो इसके लिए जो इसका आंसर होगा वो नॉट पॉसिबल टू फाइंड होगा, है ना, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि x और y की वैल्यू दो दो मिल रही है, इसके लिए हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। अभी क्वेश्चन नंबर 10, अभी क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 में है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3/3 विच इज एंट्री 0 और 1। वो पूछ रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज, एक 3/3 की मैट्रिक्स में अगर मैं 0 और 1 दो एंट्रीज लूं या 0 1 एलिमेंट से मैं 3/3 की कितनी मैट्रिक्स बना सकता हूं, ये क्वेश्चन है। अगर मैं 3/3 की एक मैट्रिक्स लेता हूं और उसमें 0 और 1 एलिमेंट रहेंगे, 0 1 दो ही एलिमेंट रहेंगे, अपने दो एलिमेंट से कितनी मैट्रिक्स बना सकता हूं। तो 0 1 एलिमेंट रहेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट है 2, और नंबर ऑफ ऑर्डर क्या है, 3/3 की मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो 3/3 की जगह पोजीशन कितनी हो जाएंगी, 9, मतलब जो 2 एंट्रीज हैं 0 और 1 उसके लिए वो 9 पोजीशन पे रखी जा सकती हैं, और जब वो 9 पोजीशन पे रखी जा सकती हैं तो जो अपना आंसर होगा वो हो जाएगा 2 की पावर 9, क्योंकि दो एंट्रीज हैं और उसकी पोजीशन है 9, तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स हमको मिल जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इस तरीके से आप करोगे तो 8 इंटू 8 इंटू 8 आएगा 64 इंटू 8, तो ये 512 आ जाएगा, ये आंसर है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो गई। ऐसे ही अगली एक्सरसाइज के लिए मेरा वीडियो जल्दी आएगा, उसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको जैसे ही मेरा वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। धन्यवाद।